हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम, क्लास 10 सिविक्स, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये हमारा चल रहा था, ठीक है। तो आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेजोटेरियन इन श्रीलंका, कि किस तरह से श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी। वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटी बनी हुई थी, सिनाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई उस, और वहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई। फिर मतलब जहाँ जो मेजोरिटी जो लोग थे वो उस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट हुई, मतलब मेजोरिटी लोगों ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई, और जो दूसरी दो कम्युनिटी वहाँ के लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे श्रीलंका में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई सिविल वॉर की। ये हमने देखा था बेसिकली, मतलब श्रीलंका ने मेजोरिटी वाली पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मतलब उसने पावर शेयरिंग कंसेप्ट को यूज नहीं किया था। लेकिन अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने मेजोरिटी वाली पॉलिसी को नहीं अपनाया। आपको ये तो पता ही है कि बेल्जियम में तीन तरह की कम्युनिटीज हैं, फ्रेंच, डच और आपकी जर्मन। लेकिन जो फ्रेंच है उसके पास पावर ज्यादा है, फ्रेंच कम्युनिटीज के पास पावर ज्यादा है। तो फ्रेंच कम्युनिटी को तो फायदा मिल रहा था, लेकिन डच और जर्मन कम्युनिटीज को फायदा नहीं मिल रहा था, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये मतलब उनके साथ क्या हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था जर्मन कम्युनिटी के साथ और डच कम्युनिटी के साथ। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक कंट्री में, एक देश में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, सिविल वॉर क्रिएट ना हो, तो बेल्जियम के मतलब तो जो बेल्जियम के जो लीडर्स है ना, उन्होंने इस तरह की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई वहां पे, इस तरह की गवर्नमेंट का चुनाव किया ताकि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कोई भी लड़ाई ना हो, किसी भी कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस ना हो, उनको बराबर हक मिले, सभी कम्युनिटी के लोग अपना इक्वल डिसीजन ले सके, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो जर्मन हो, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे बेसिकली पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज किया गया। किसका? पावर शेयरिंग। सबको बराबर पावर दी गई, चाहे वो डच कम्युनिटी है, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी है, चाहे वो जर्मन कम्युनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि डच कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं तो उनको ज्यादा पावर दे देंगे, फ्रेंच कम्युनिटी के लोग कम है तो उनको पावर नहीं मिलेगी, जर्मन कम्युनिटी के लोग तो बिल्कुल ही नहीं है, 1% है तो उनको तो बिल्कुल पावर नहीं देंगे। ऐसा नहीं हुआ, सबको बराबर पावर दी गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी पॉलिसी, ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट हुई, कहाँ पे? बेल्जियम में। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि सबको साथ लेके चलना, अकोमोडेट करना, कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो डच है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो जर्मन है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? कि ऐसा नहीं है कि इसके साथ हम पार्शलिटी करेंगे, ये कम है तो इसको पावर कम देंगे, ठीक है, इसको इकोनॉमिक बेनिफिट कम देंगे, ऐसा नहीं है। सबको हम क्या करेंगे? अकोमोडेट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये क्या थी बताइए? ये ये क्या थी? बेल्जियम की पॉलिसी थी बेसिकली। तो बेल्जियम में एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनी जो सबको साथ लेके चल रही थी। तो बस इसको देखते हैं, ठीक है। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। तो बेल्जियम लीडर ने क्या किया? एक अलग तरह का रास्ता चुना, ठीक है, समझ में आ गया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। अच्छा, उसने जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहचाना, क्या पहचाना? रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने पहचाना कि जो रीजनल यहाँ पे क्या है, बेल्जियम में रीजनल डिफरेंसेस हैं। क्या बताइए? रीजनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन रीजन के बेसिस पे डिफरेंस है, एरिया के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, और कल्चरल डाइवर्सिटी है। समझ में आ गया? तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है बताइए? प्रॉब्लम क्रिएट होती, वहां पे डिफरेंसेस है, मतलब कंट्री में कि कम्युनिटीज अलग अलग, दो तरह के रीजन थे, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो वहां पे कुछ एक कम्युनिटी ज्यादा थी, एक कम्युनिटी कम थी। तो वहां पे उन्होंने क्या पहचाना लीडर्स ने कि यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं बेल्जियम में, ठीक है। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडमेंट दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अच्छा, 70 से लेकर 93 तक कितने साल हो गए बताइए? 23 सालों में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या हुआ, 4 बार क्या किया? अपने संविधान को चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन किया 4 बार, ताकि क्या हो, सभी को बराबर न्याय मिले, चाहे वो डच कम्युनिटी है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो जर्मन कम्युनिटी है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो 4 बार क्या किया हुआ बताइए? 4 बार संशोधन हुआ संविधान में, ठीक है। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। क्या बोल रहा है कि जो अरेंजमेंट की गई थी बेल्जियम में जिस तरह की गवर्नमेंट बनाई गई थी,
जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो दूसरी कंट्री से अलग था, बिल्कुल ही अलग था। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो देखने लायक था, जिसकी वजह से एक कंट्री में किसी भी बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। मतलब बेल्जियम में जितने भी कम्युनिटी थी ना, डच, फ्रेंच और जर्मन, किसी भी बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। और कोई भी ऐसी सिविल वॉर की कंडीशन, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट, किसी भी तरह की चीज नहीं हुई बेल्जियम में। इस तरह की सरकार, इस तरह का संविधान बनाया गया, इस तरह की पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, here are the some elements of Belgian model। अच्छा, बात करते हैं कुछ बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं कि किस तरह के पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए बेल्जियन मॉडल में। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसी बातें ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं बेसिकली किसके, बेल्जियन मॉडल के। तो पहला देखते हैं, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. No single community can make decision unilaterally। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है बताइए, इक्वल मिनिस्टर्स हैं। किसके इक्वल मिनिस्टर्स हैं बताइए, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। मतलब डच मतलब जो लीडर्स है ना वहां पे, मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो मंत्री हैं वो बराबर है। डच स्पीकिंग के जितने मिनिस्टर्स हैं उतने ही किसके मिनिस्टर्स हैं बताइए, फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं। अब बताइए कितनी अच्छी पॉलिसी है, आप मुझे बताइए। इसी बताइए, सेंटर में कौन सी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, डच कम्युनिटी के लोग ज्यादा है और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग कम है। अब एक चीज बताइए, मैं ऐसा करूं कि सेंटर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 60 फॉर एग्जाम्पल 100 मिनिस्टर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 80 बंदे रख दूं मैं डच के, किसके, डच के, और 20 बंदे रख दूं फ्रेंच के, तो क्या होगा बताइए। 80 मंत्री तो किसके हैं, डच बोलने वाले, और 20 मंत्री है फ्रेंच बोलने वाले। क्या ये इक्वल है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर इक्वल है? नहीं है। मुझे बताइए ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वाले को मिलेगा, क्योंकि वहां पर डच के मंत्री ज्यादा हैं। ये बात तो कॉमन सेंस की है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट बनाई गई, संविधान बनाया गया बेल्जियम में, तो क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के जो मंत्री रहेंगे, जो मिनिस्टर्स रहेंगे, वो इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। अगर डच के 50 हैं तो फ्रेंच के भी 50 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कितनी बढ़िया पॉलिसी है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। अब ऐसा क्यों किया गया, ताकि एक कम्युनिटी कोई भी अकेले डिसीजन ना ले सके, मतलब दोनों बराबर मिलके आपस में क्या लें, डिसीजन ले। तो इसलिए बराबर मंत्री रखे गए, जितने मंत्री डच के हैं उतने ही मंत्री फ्रेंच के हैं। ठीक है, कितनी बढ़िया पॉलिसी है देखो। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ सीजी। सीजी का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सीजी। क्या बोल रहा है कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी ना, वही पावर किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। भाई आपको पता है कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इंडिया है, इंडिया में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी बताइए, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट अलग है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन की है वो अलग है, इस तरीके से। ठीक है, अब हुआ क्या कि वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी, वही सेम पावर किसको दी गई बताइए, स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद ले सकती है। क्या बोला मैंने, स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखो साफ साफ बोला हुआ है कि मैनी पावर्स ऑफ सीजी हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको भी दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सीजी। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो इसका सबऑर्डिनेट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसकी अपनी अलग पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये अपना क्या हो गया बेसिकली, इस तरह का एक दूसरी तरह की पॉलिसी है बेसिकली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया वहां पे, कहां पे, बेल्जियम में। तीसरा क्या बताइए, ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच
स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा क्या बोल रहा है सुनो, कितनी बढ़िया पॉलिसी है। आप देखो, जो ब्रसल्स आपको पता ही है बेसिकली इसकी बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी है। वहां पे क्या था, 80% बोलने वाले लोग कौन थे, फ्रेंच, और 20% कौन थे, डच बोलने वाले। तो हुआ क्या बेसिकली, क्या बोला मैंने, 80% लोग कौन थे, फ्रेंच बोलने वाले, और 20% लोग कौन थे, डच बोलने वाले। ठीक है, लेकिन वहां पे भी क्या हुआ, ब्रसल्स में भी क्या हुआ, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, और वहां पे भी क्या हुआ, जो दोनों कम्युनिटी थी ना, वहां पे इक्वल क्या थे, वहां पे रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स में भी दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब इक्वल मिनिस्टर्स थे। कहां पे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रसल्स की बात कर रहा हूं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ब्रसल्स की अपनी गवर्नमेंट है, जो बेल्जियम की जो राजधानी है कैपिटल ब्रसल्स, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट में क्या है बताइए, 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 20% डच स्पीकर्स हैं, लेकिन जो मंत्री है ना वो बराबर है, मंत्री बराबर है। मतलब जितने मंत्री फ्रेंच बोलने वाले हैं उतने ही मंत्री क्या है, डच बोलने वाले हैं। तो कितनी अच्छी बात है। अब ऐसा कैसे हुआ बताओ, फ्रेंच वालों ने विरोध नहीं किया। आप बोलोगे सर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हैं ब्रसल्स में, तो क्या फ्रेंच बोलने वाले ने विरोध नहीं किया कि हमारे मंत्री ज्यादा होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेंटर जो गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ, डच बोलने वालों ने क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया था कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले मिनिस्टर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में डच बोलने वाले ज्यादा थे ना, ज्यादा थे, तो मंत्री भी कौन से होने चाहिए थे, ज्यादा डच बोलने वाले, अगर देखा जाए तो। लेकिन डच वालों ने क्या बोला, डच वालों ने ये बोला कि जितने मंत्री डच के रहेंगे उतने मंत्री किसके रहेंगे, फ्रेंच में, फ्रेंच के, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलने वालों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों मंत्री बराबर रहेंगे, तो ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकर्स ने भी क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि दोनों मंत्री बराबर रहेंगे, हम भी ये एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेंच ब्रसल्स में भी क्या रहेंगे, फ्रेंच मिनिस्टर्स और डच मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेन था। ठीक है, तो सेंटर में भी क्या है, इक्वल मिनिस्टर्स हैं डच और फ्रेंच के, ब्रसल्स में भी क्या है, इक्वल मिनिस्टर्स हैं, मतलब जितने मंत्री डच के हैं उतने मंत्री फ्रेंच के हैं। देखो कितनी बढ़िया पॉलिसी है। ठीक है, अब किसी के साथ अन्याय हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कौन सा बताइए, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। अच्छा क्या बोल रहा है कि एक अलग तरह की गवर्नमेंट और बनाई गई। भाई दो गवर्नमेंट तो हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो ब्रसल्स है उसकी अपनी गवर्नमेंट है। एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट और बनाई गई बेल्जियम में। देखो ये अनोखी गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं पाई जाती, ये अलग ही कंसेप्ट है। ये केवल बेल्जियम की जो गवर्नमेंट, बेल्जियम जो कंट्री है ना उसी में ही ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, और किसी भी कंट्री में इस तरह की गवर्नमेंट नहीं है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट। भाई तीन तरह की कम्युनिटी है, फ्रेंच, डच और जर्मन। तो फ्रेंच कम्युनिटी की अपनी गवर्नमेंट है, डच कम्युनिटी की अपनी गवर्नमेंट है, जर्मन कम्युनिटी की अपनी गवर्नमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि किसी भी कम्युनिटी के लोगों के जो राइट्स है ना, उसका उसको उससे छीना ना जाए, उसका हनन ना हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, सभी को क्या मिले, बराबर हक मिले बेसिकली, इसलिए गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, तो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग फ्रेंच के लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, डच कम्युनिटी के लोग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोग डच की प्रॉब्लम सुनेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट केवल बेल्जियम में था। देखो क्या लिखा हुआ है, तो देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल belonging to one language, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issue. इस पे ध्यान देना, cultural, educational and language related issue। तो अब क्या करेंगी, जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, जैसे फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो अपनी कम्युनिटी के जो कल्चरल है और जो एजुकेशनल है और जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है ना उसको दूर करेगी। ऐसे जो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो अपनी कम्युनिटी के
कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या करेगी, दूर करेगी। ऐसे ही जर्मन कम्युनिटी दूर करेगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है। अच्छा, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं पे भी रहते उससे मतलब नहीं है, किसी भी रीजन में रहें उससे मतलब नहीं है। समझ रहे हो? तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट डच के लिए काम करेगी, डच लोगों के लिए, और फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच के लोगों के लिए काम करेगी। तो इसको कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से इश्यूज हैं, कल्चरल, एजुकेशनल और आपके लैंग्वेज इश्यूज को क्या करेगी, वो कंसिडर करेगी। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा बेसिकली, बताओ। ये हमने देखा बेल्जियम मॉडल, कि बेल्जियम मॉडल किस तरीके से बनाया गया है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों मिनिस्टर्स बराबर है, फ्रेंच के और डच के। फिर उसके बाद ब्रसल्स में भी अपनी पावर, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई। समझ में आ गया? उसको पावर अलग से दे दी गई। ब्रसल्स में भी एक गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है। वहां पे भी इक्वल मिनिस्टर्स हैं, फ्रेंच के और डच के। ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, कि फ्रेंच और डच में कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि सब के सब बराबर इक्वल मिनिस्टर्स हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट में, जितने फ्रेंच के हैं उतने डच के हैं। ठीक है। और ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा। अब इसके वजह से, इस मॉडल को अपनाने से क्या हुआ बताइए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई बेल्जियम में। ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडल है ना बेल्जियम का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप देख लो कितना कॉम्प्लेक्स है, आप खुद ही देख सकते हो। वहां के लोग है ना, बेल्जियम के जो लोग हैं, उनको भी ये मॉडल क्या लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया मॉडल है ये कि इसके वजह से कोई भी सिविल वॉर, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई बेल्जियम में। इनफैक्ट इस मॉडल की बहुत तारीफ की गई पूरे वर्ल्ड में, और पूरे यूरोप में भी स्पेशल। एक यूरोप के जो कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज, वो आपस में अपनी यूनियन बना रही थी। क्या बना रही थी? यूनियन, अपना संघ बना रही थी। तो बताओ उन्होंने अपना क्वार्टर किसको चुना, हेडक्वार्टर। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर चुना बेल्जियम को। उन्होंने बोला कि बेल्जियम का इतना शानदार मॉडल है, इतना शानदार गवर्नमेंट है, इतनी शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यूरोपियन जो हेडक्वार्टर है ना, किसको चुनेंगे हम? बेल्जियम को चुनेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये था हमारा क्या, बेल्जियम का मॉडल, जिसको हम बोलते हैं क्या, अच्छा, इसको हम पावर शेयरिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पावर शेयरिंग। क्योंकि बेल्जियम ने क्या किया, यहाँ पे पावर शेयरिंग कंसेप्ट को यूज किया है ना, बताइए। सबको बराबर पावर दी है, फ्रेंच को, डच को और जर्मन को, सबको बराबर पावर दिया है। ठीक है। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, अब आपने दो केस देखे यहाँ पे, तो श्रीलंका वाला केस देखा, और दूसरा केस क्या देखा आपने, कौन सा देखा बताइए? बेल्जियम वाला। तो श्रीलंका और बेल्जियम दो अलग अलग कंट्री हैं, बताइए। श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी बताइए? मेजोरिटी वाली पॉलिसी अपनाई थी। जबकि यहाँ पे बेल्जियम ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? एकोमोडेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पावर शेयरिंग वाली। कौन सी पॉलिसी? पावर शेयरिंग वाली को। मतलब श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की थी, केवल एक जो मेजोरिटी थी उसके पास पावर थी, सिन्हाला के पास। जबकि बेल्जियम ने क्या की थी? पावर शेयरिंग की थी। और दोनों की दोनों कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक। बेल्जियम में डेमोक्रेटिक कंट्री थी और श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसने अलग तरह की पॉलिसी अपनाई, इसने अलग तरह की पॉलिसी अपनाई। इसने मेजोरिटी वाली पॉलिसी अपनाई, इसने पावर शेयरिंग वाली पॉलिसी अपनाई। तो हुआ क्या बताइए? यहाँ पे तो क्या क्रिएट हो गई, आपस में कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर क्रिएट हो गया, जबकि यहाँ पे कोई भी वॉर क्रिएट नहीं हुआ। तो ये आपने देखा बेसिकली कि पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है कितना डिजायरेबल है। क्या बताइए? कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, कि डिजायरेबल है बहुत ज्यादा पावर शेयरिंग का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ने वाला है कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कितना बड़ा फायदा हुआ है बताइए पावर शेयरिंग के कंसेप्ट से बेल्जियम को। ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।